हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 23 अगस्त 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है वहाँ इस क्वेश्चन से बनने की पूरी, इस वीडियो से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इसके क्वेश्चन है उनको बनने की पूरी संभावना है, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने सबसे पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में मद्रास दिवस कब मनाया गया? यानी कि मद्रास आप सभी लोग जानते ही हैं, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तो इसे आप चेन्नई दिवस भी कह सकते हैं या फिर मद्रास दिवस। तो हाल ही में मद्रास दिवस कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 18 अगस्त, बी ऑप्शन है 17 अगस्त, सी ऑप्शन है 22 अगस्त और डी ऑप्शन है 21 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 22 अगस्त को मद्रास दिवस या फिर आप कह सकते हैं चेन्नई दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आर्टिकल में, हैप्पी मद्रास डे। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को। आगे अगर हम बात करें तो मद्रास दिवस यानी कि चेन्नई स्थापना दिवस, इसी दिन चेन्नई जो है, जिसे मद्रास के नाम से पहले जानते थे, इसकी स्थापना की गई थी, तो इसीलिए इसे मद्रास दिवस यानी कि चेन्नई स्थापना दिवस यह हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है। बात करें क्यों मनाया जाता है, तो 22 अगस्त 1639 को, यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, तो 22 अगस्त 1639 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट पर एक ज़मीन खरीदी थी और इसी जगह पर उन्होंने मद्रास शहर की नींव रखी थी। इसीलिए इस दिन को यानी 22 अगस्त को मद्रास दिवस या फिर चेन्नई स्थापना दिवस के नाम से हम जानते हैं और इसीलिए इस डेट को चेन्नई स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो हुआ क्या था कि 22 अगस्त 1639 को ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसने दक्षिण भारत का जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर ज़मीन खरीदी और इस जगह पर इन्होंने मद्रास शहर की नींव रखी थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 22 अगस्त को मद्रास दिवस या फिर चेन्नई स्थापना दिवस मनाया जाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया? यानी कि ऐसे कौन से मंत्री हैं जिन्होंने किसान से संवाद, यानी जो किसान है उनसे बातचीत करने के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया? तो आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आपकी मन की बात जो कर रहे हैं, ठीक उसी के हिसाब से, उसी के तर्ज पर किसान की बात ये रेडियो कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया है, जिसमें किसानों से संवाद किया जाएगा। तो ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है अमित शाह, सी ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान और डी ऑप्शन है राजपाल यादव। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आर्टिकल में, किसान की बात गवर्नमेंट रेडियो प्रोग्राम टू ब्रिज फ्रॉम साइंस गैप। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने ये कार्यक्रम लॉन्च किया। तो किसानों से जुड़ी और उनकी समस्याओं को समझने के लिए कृषि मंत्री जो है वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसान से बात नाम का एक मासिक रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया। यानी कि मासिक होगा, यानी कि प्रत्येक महीने में जो किसान होंगे वो यहाँ पर आकर के अपनी बातों को रख सकेंगे, उनसे संवाद किया जाएगा, उनसे बात की जाएगी और उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुना जाएगा। तो यह जो कार्यक्रम है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात यानी से प्रेरित है। यानी कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं रेडियो कार्यक्रम, उसी प्रकार से अब ये किसान से बात नामक एक मासिक रेडियो कार्यक्रम होगा, जिसकी शुरुआत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की हुई है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग मराक का निधन हुआ है? तो ए ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन है मिजोरम, सी ऑप्शन है नागालैंड और डी ऑप्शन है असम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग मराक का भी हाल ही में निधन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आर्टिकल में, यही है सालसेंग मराक, जो कि मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं।
आगे अगर हम बात करें तो मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता, यानी जो कांग्रेस पार्टी है उसके ये प्रमुख नेता माने जाते हैं सालसेंग सी माराक। इनका अभी 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यानी कि ये 82 वर्ष के थे और 82 वर्ष की आयु में ही इनका भी निधन हो गया है। आगे बात करें तो यह 1993 से 1998 तक मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था, यानी कि 1993 से 98 तक ये मेघालय के मुख्यमंत्री रहे थे। 2003 में माराक जो थे ये मेघालय का जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके ये अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था, यानी 2003 में सालसेंग माराक जो थे ये मेघालय प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है उसके अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित होगी, यानी कि 2+2 जो बैठक होती है 2+2 ये भारत कई देशों के साथ में करता है, जिसमें अमेरिका से भी करता है, जापान से भी करता है और ऑस्ट्रेलिया से भी करता है। तो इस प्रकार 2+2 की जो बैठक होती है तो ये इसमें भारत के भी हाल ही में एक बैठक हुई जिसमें भारत और किस देश के साथ में यह बैठक हुई, तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है वियतनाम, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है जापान। तो अमेरिका से भी करता है 2+2 की बैठक, लेकिन हाल ही में जो भारत और जापान के बीच में नई दिल्ली में 2+2 जो बैठक है ये आयोजित की गई। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, यानी कि जापान में भारत और जापान देश के बीच 2+2 जो बैठक है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। आगे अगर हम बात करें तो रक्षा और विदेश मंत्रालयों के मंत्रियों की यह तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता थी जो कि 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यानी कि 2+2 जो बैठक होती है तो दो जो मंत्री होते हैं वो उस देश के होते हैं जिस देश से बैठक होती है और 2 मंत्री भारत के होते हैं जिसमें से एक रक्षा मंत्री होता है, यानी कि एक रक्षा मंत्री होता है और प्लस एक जो होता है वो विदेश मंत्री होते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 एक देश के और प्लस एक रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री, ये 2 एक देश के, इसीलिए इसे 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहा जाता है। और ये अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। ये तीसरी वार्ता थी, यानी कि ये तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता थी। इससे पहले 2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है वो आयोजित की जा चुकी हैं। आगे अगर बात करें भारत और जापान की, यानी इसमें क्या बात की गई, तो भारत और जापान की सुरक्षा और सहयोग को गहरा और बढ़ाने के लिए 2019 में इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी, यानी 2019 में ये 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें से जब भारत और जापान के बीच सुरक्षा, रक्षा सहयोग, इन सभी बातों को अधिक से अधिक गहरा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक दूसरे से समझने के लिए, इन बातों पर चर्चा करने के लिए ये जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है इसकी शुरुआत की गई थी। बात करें पहली जो इसकी शुरुआत मतलब पहली जो बैठक हुई थी इसकी वह नवंबर 2019 में नई दिल्ली में हुई थी। फिर जो दूसरी बैठक हुई वह जापान में हुई और अब ये तीसरी बैठक थी जो कि पुनः कहाँ पर हुई, भारत में हुई, नई दिल्ली में आयोजित किया गया 20 अगस्त 2024 को। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित की गई, तो ये ऑप्शन है कैनबरा, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है नई दिल्ली और डी ऑप्शन है भुवनेश्वर। तो 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता जो है ये कैनबरा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैनबरा में आयोजित हुई। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में आयोजित की गई। आगे अगर हम बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6वीं समुद्री वार्ता ये 13 अगस्त 2024 को कैनबरा में आयोजित की गई, यानी कि ये आयोजन हुआ कब, तो 13 अगस्त 2024 को हुआ। और कहाँ पर आयोजन हुआ, तो कैनबरा में इसका आयोजन किया गया। आगे बात करें तो दोनों देशों ने समावेशी विकास, वैश्विक कल्याण के लिए अनुकूल सुरक्षित समुद्री वातावरण को बनाए रखने के तरीकों पर विचार विमर्श किया, यानी कि इस बैठक में क्या चर्चाएं हुई कि दोनों देश हैं ये लोग मिलकर के समावेशी विकास कैसे हो, वैश्विक कल्याण के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएं, अनुकूल और सुरक्षित समुद्री वातावरण हो ये कैसे बनाए रखा जाए, इन सभी के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। बात करें जो अगली 7वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता होगी यह नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, यानी कि 6वीं जो समुद्री वार्ता थी ये ऑस्ट्रेलिया में ही कैनबरा में आयोजित की गई, लेकिन जो अगली 7वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता होगी ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 70वें
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, यानी भी हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसने जीता। तो ए ऑप्शन है ऋषभ शेट्टी, बी ऑप्शन है राहुल नवीन, सी ऑप्शन है शाहरुख खान और डी ऑप्शन है आमिर खान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋषभ शेट्टी जो है इनको कांतारा फिल्म के लिए, यानी आप सभी लोगों ने कांतारा फिल्म देखी होगी, तो इनको कांतारा फिल्म के लिए 17th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो उससे सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में ये जो अवार्ड है ये बांटे गए हैं, ये दिए गए हैं, आयोजित किए गए हैं ये अवार्ड। आगे हम बात करें तो ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो फिल्म कांतारा के लिए जीता हुआ है। आगे बात करें तो मनोज बाजपेयी की जो फिल्म है गुलमोहर, ये बेस्ट हिंदी फिल्म चुनी गई है, यानी कि अगर बेस्ट हिंदी फिल्म की बात की जाए तो मनोज बाजपेयी अभिनीत जो मूवी है गुलमोहर, इसको बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए चुना गया है। नित्या मेनन को चित्रम्बलम के लिए और मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल किया हुआ है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इस बार दो लोगों को दिया गया, एक नित्या मेनन को और दूसरा मानसी पारेख को दिया गया, और जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को दिया गया और बेस्ट हिंदी फिल्म का जो अवार्ड है वह गुलमोहर को दिया गया। इसके बारे में, यानी कि जो 17th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, इनके बारे में हमने फुल डिटेल से एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर के देखिए, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें जितने भी अवार्ड हैं 17th नेशनल फिल्म अवार्ड, इन सभी को कवर किया गया है, पूरी डिटेल से इसमें बात की गई है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी जाकर के देखिए, पूरा देखिए, ताकि आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NHPC लिमिटेड का कमांडर नियुक्त किया गया है, यानी कि हाल ही में किससे NHPC का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है राजकुमार चौधरी, सी ऑप्शन है प्रमोद तिवारी और डी ऑप्शन है केशव प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजकुमार तिवारी चौधरी जो हैं इनको अभी NHPC लिमिटेड का कमांडर नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, ये राजकुमार चौधरी हैं और इन्हीं को ये भी NHPC लिमिटेड का निदेशक या फिर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राजकुमार चौधरी जो हैं इनको भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी और भारत सरकार की अनुसूची ए उद्यम NHPC लिमिटेड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी कि MD का पदभार इनको प्रदान किया गया है, इन्होंने ग्रहण किया हुआ है। इससे पहले जो राजकुमार चौधरी हैं ये इससे पहले यही NHPC में निदेशक जो कि तकनीकी के निदेशक के पद पर यहाँ पर कार्यरत थे और अब इनको वहाँ से क्या नियुक्त कर दिया गया है, NHPC लिमिटेड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर इनको नियुक्त कर दिया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं इनका नाम है मोहम्मद जवाद जरीफ, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो भी हाल ही में देखा जाए तो कई सारे देश के जो चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे वो उपराष्ट्रपति हों, तो इधर कई सारे देशों के जो उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं या फिर प्रधानमंत्री, इन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है, इन्होंने अपने पद को छोड़ा हुआ है। जिसमें से बात करें तो बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद अभी थाईलैंड के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, फिर उनकी जो पुत्री थी अभी हाल ही में वो बनी हुई हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईरान के जो उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद जवाद जरीफ, इन्होंने अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है। आगे अगर बात करें तो ईरान के जो उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद जवाद जरीफ, इन्होंने नियुक्ति के 11वें दिन के बाद ही अपना त्यागपत्र दे दिया, यानी कि 11 दिन ही हुए थे इनकी नियुक्ति के और 11वें दिन ही 11 के दिन के बाद ही इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। अगर बात करें मोहम्मद जवाद जरीफ के अनुसार इन्होंने 19 मनोनीत मंत्रियों में से कम 7 उनकी जो पसंद है वो पसंद के नहीं थे, पहली पसंद के नहीं थे, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दिया है। कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं। और आगे इन्होंने कहा कि उनके जो संदेश का अर्थ था, यानी कि इन्होंने कोई भी संदेश एक प्रदान किया था जिसका अर्थ का था कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान, उनके प्रति निराशा व्यक्त करना नहीं है, यानी कि इन्होंने जो संदेश भेजा था उस संदेश
को ये मतलब लोगों ने ये माना कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियन उनके प्रति निराशा व्यक्त करने वाला है, लेकिन वो इन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा कि इनका जो संदेश है उसका अर्थ ईरान के राष्ट्रपति जो है मसूद पेजेस्कियान उनके प्रति निराशा व्यक्त करना उसका अर्थ नहीं था। तो इस प्रकार से कुछ हलचल हुई, सियासी हलचल हुई, जिसके कारण मोहम्मद जवाद ज़ारिफ हैं जो कि ईरान के उपराष्ट्रपति, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 17 अगस्त, बी ऑप्शन है 18 अगस्त, सी ऑप्शन है 15 अगस्त और डी ऑप्शन है 10 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्येक वर्ष 17 अगस्त को इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया हर साल 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जैसे कि हम लोग 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो इंडोनेशिया है वह हर साल 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बात करें जो इंडोनेशिया है, इस देश ने जापानी कब्जे के अंतिम दिनों में 17 अगस्त 1945 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, यानी कि इस पर जापानियों का कब्जा था और जापानियों से इनको स्वतंत्रता कब मिली थी? 17 अगस्त 1945 को इनको स्वतंत्रता मिली थी। इसलिए ये प्रत्येक वर्ष 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इनके स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय जागृति दिवस या डे ऑफ नेशनल अवेकिंग के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि इनका जो दिवस होता है उसे राष्ट्रीय जागृति दिवस या डे ऑफ नेशनल अवेकिंग के रूप में भी ये मनाते हैं। बढ़ेंगे अपने अंतिम और लास्ट प्रश्न की तरफ। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत में 17वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? यानी अभी हाल ही में 17वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड आयोजित किया गया, तो इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 15। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत ने 17वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कुल 8 पदक जीते हुए हैं। आगे अगर हम बात करें तो बीजिंग में यह आयोजित की गई। तो बीजिंग में 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हुए हैं। और ये इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन बीजिंग चीन में इसका आयोजन किया गया। आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का जो उद्देश्य है ये जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, यानी कि जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण के जो भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बात करें तो भारत ने वर्ष 2007 से IESO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भाग लिया है, यानी कि 2007 से ही जो भारत है वो IESO में भाग ले रहा है। और मैसूर में आयोजित 10वें संस्करण की इन्होंने मेजबानी भी की हुई थी, यानी भारत ने इसकी मेजबानी भी की हुई है, जो कि मैसूर में आयोजित किया गया था। 10वां संस्करण इसकी भारत ने मेजबानी की हुई थी। बढ़ेंगे तो ये थे हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था। तो अगर ये हमारे क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।